एक कहावत जरूर सुनी होगी आपने, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच ही हम भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो हम जरूर कहते जो जीता वही पोरस। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी ने अंग्रेज भक्त जो बना दिया है। लेकिन आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कैसे यूनानियों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां लिखी। और आपका परिचय करवाएंगे इतिहास के उस राजा से जिसने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और राजा न कर सका। उसने झेलम के युद्ध में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर को भी धूल चटा दी। और वो महान राजा थे पुरु, जिन्हें यूनानियों ने अपनी किताबों में पोरस के नाम से बुलाया। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। बात 336 ईसा पूर्व की है, जब सिकंदर 20 साल का था तब उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। और बहुत से इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये हत्या सिकंदर की मां ओलंपिया ने एक खास मकसद के लिए जहर देकर करवाई थी। पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए अपने चचेरे और सौतेले भाइयों का कत्ल करवा दिया और मैसेडोनिया का राजा बन गया। सिकंदर का गुरु अरस्तु एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान दार्शनिक था। इतिहासकार मानते हैं कि वो अरस्तु ही था जिसने सिकंदर के मन में पूरी दुनिया को जीतने का सपना जगाया। और यहाँ तक कि सिकंदर के विजय अभियान के दौरान अरस्तु का भतीजा क्लास्थनीज भी एक सेनापति के रूप में उसके साथ गया था। उधर सिकंदर ने अपने पूरी दुनिया पर विजय पाने के अभियान को शुरू किया। इधर भारत में 340 ईसा पूर्व में पोरस ने अपने साम्राज्य की बागडोर संभाली। इनकी हुकूमत झेलम, जिसे ग्रीक भाषा में हाइड्सपेश, और चिनाब, जिसे ग्रीक भाषा में एसिसेंस कहा जाता है, उसके बीच थी, जो कि अब पंजाब का क्षेत्र है। पोरस को अपने राज्य पर हुकूमत करते हुए 13 साल हो चुके हैं और सब कुछ ठीक है। लेकिन जल्द ही उनके पास एक बुरी खबर आने वाली थी। उधर अलेक्जेंडर, जिसने आज तक एक भी जंग में हार का मुंह नहीं देखा था, कई लड़ाइयां जीतते हुए हिंदुस्तान को जीतने का ख्वाब लिए सिंधु नदी पार करके तक्षशिला पहुंच गया था। तक्षशिला का राजा अनभी अलेक्जेंडर से बिना लड़े ही समर्पण कर देता है। सिकंदर अनभी द्वारा भेंट चढ़ गई दौलत को देखकर दंग रह गया। वो सोच में पड़ गया कि अगर भारत के एक छोटे से राज्य के पास इतनी धन संपदा है तो पूरे भारत में कितनी होगी। भारत की धन संपदा देखकर उसे भारत जीतने की इच्छा और बढ़ गई। तमाम राष्ट्रों को सिकंदर के आने के बारे में पता चल चुका था। तभी तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य से भारत पर किसी विदेशी का हमला देखा नहीं गया और चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर के विरुद्ध लड़ने का आग्रह किया। परंतु सभी राजा अपनी आपसी दुश्मनी की वजह से एक साथ नहीं आए। चाणक्य ने उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद से भी गुहार लगाई, परंतु उन्होंने चाणक्य का अपमान कर महल से बाहर निकाल दिया। इधर अब अलेक्जेंडर का अगला निशाना था हिंदुस्तान। अलेक्जेंडर अपनी 32,000 से ज्यादा की सेना के साथ झेलम नदी की तरफ बढ़ता है। लेकिन नदी की दूसरी तरफ भी एक जाबाज बहादुर पोरस खड़ा है, जो तकरीबन 7 फुट लंबे हैं। अलेक्जेंडर पोरस से मिलना चाहता है। वो एक दूत पोरस के पास भेजता है और उसकी मांग है कि अनभी की तरह पोरस भी हार मान ले। लेकिन हार की बात तो दूर, पोरस अलेक्जेंडर को ही चुनौती दे देते हैं और दूत को कहलवा भेजते हैं कि मेरी मुलाकात तुमसे अब सिर्फ जंग के मैदान में ही होगी। अनभी और पोरस की दुश्मनी के चलते उधर अनभी भी युद्ध में सिकंदर का साथ देते हैं। इस तरह 326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध शुरू होता है। सिकंदर जब अपनी सेना लेकर झेलम नदी के किनारे पर पहुंचा, तो दूसरी तरफ राजा पोरस भी अपनी सेना लिए तैयार खड़े थे। सिकंदर की सेना में जहां 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं राजा पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और एक ऐसी चीज मौजूद थी जिससे अलेक्जेंडर बेखबर था, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को
पैरों तले कुचल देते थे। वो थे पोरस के हाथी। नदी में पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण सिकंदर ने फैसला लिया कि वो रात को 11,000 सैनिक लेकर नदी के उत्तर की तरफ जाएगा और कोई आसान सा रास्ता ढूंढेगा। उसने ऐसा रास्ता खोज निकाला जहाँ से नदी को आसानी से पार किया जा सकता था। उधर पोरस को इसकी भनक लग गई और सिकंदर का मुकाबला करने के लिए अपने एक बेटे को सैनिकों की टुकड़ी के साथ भेज दिया। सिकंदर ने आसानी से नदी पार कर ली और पोरस का बेटा अपनी छोटी सी सेना के साथ उसे रोकने में नाकाम रहा और वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद सिकंदर की सीधी टक्कर राजा पोरस से होनी थी। राजा पोरस अपने हाथियों के साथ सिकंदर की सेना के सामने चट्टान की तरह खड़े थे और पोरस की सेना का संगठन देखकर सिकंदर हैरान रह गया। बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और पोरस हार गया। महान सम्राट पोरस को हराकर जब बंधक बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने कहा, मेरे साथ वो व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और तब सिकंदर पोरस के पराक्रम से खुश होकर उसका राष्ट्र उसे लौटा देता है। सचमुच ये एक अच्छा वाक्य है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है या ये यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए लिखा? क्या ये आपको बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा नहीं लगता? इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। इतिहासकार एरियन लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा वसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लास्थिनीज को मारने में संकोच नहीं किया। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को मार डाला था। अपने पिता के मित्र पर्मिनियन, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी मरवा दिया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते। सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भालों की नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता था। तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो पोरस को बख्श देता? दरअसल सच्चाई कुछ और ही है। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा, सिकंदर सम्राट पुरु की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध की महान सम्राट धनानंद की 3,50,000 की सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 युद्धक रथ एवं 70,000 विध्वंसक हाथी सेना थी। उसके क्रूर सैनिक दुश्मन के सैनिकों को मुर्गी तीतर जैसा काट देते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि पोरस के हाथियों ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उसे देखकर सिकंदर घबरा गए। युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया और उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी तरह से जीत भी जाते तो व्यास नदी के उस पार मगध की 3.5 लाख की सेना से टक्कर नहीं ले पाते। सिकंदर ने भी अनुभव किया कि वो पोरस को हरा नहीं सकेंगे और लड़ाई जारी रख अपना ही नुकसान कर लेंगे। इसलिए उसने पोरस को युद्ध रोकने का प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने मान लिया। तो ये है पोरस और सिकंदर के युद्ध की असली सच्चाई। इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर एक कुशल योद्धा था और इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन उसके नाम के आगे महान लगाया जाए और उसे विश्व विजेता कहा जाए या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय को उस महान राजा पोरस के बारे में मालूम पड़े, जिसने सिकंदर को भारत में घुसने से रोका और विश्व विजय के उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही ऐसे और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जिस प्रकार की भी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। जल्द लौटेंगे ऐसी एक और नई और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।